नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डोर टू सर्विसेज के फाउंडर विशाल रंजन जी से। तो विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया मैम, दूरदर्शन में बुलाने के लिए। विशाल जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि डोर टू सर्विसेज का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व कर रहा है। मैम, डोर टू सर्विसेज एक कार वॉशिंग और डिटेलिंग का स्टार्टअप है जो कि कस्टमर्स के कार और कार्स की सर्विसिंग को प्रोवाइड करता है कस्टमर के घर पे जा करके डिज़ायर्ड लोकेशंस पे उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनके डिज़ायर्ड लोकेशन पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कार वॉशिंग और डिटेलिंग की जो सर्विसेज हैं वो और भी कंपनीज प्रोवाइड करनी होंगी मार्केट में, तो आपकी कंपनी ऐसा क्या यूनिक कर रही है या आपका स्टार्टअप ऐसा क्या यूनिक कर रहा है? मैम, जितने भी आज के टाइम में वर्कशॉप्स हैं और मार्केट में जितने भी डिटेलिंग शोरूम्स हैं, उनका क्या होता है कि एक प्रॉपर वर्कशॉप्स के फॉर्म में वो काम करते हैं। डोटो का क्या है कि वो कस्टमर के घर पे ही जा कर के सारी सर्विसेज को अवेलेबल करवाती है लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। तो वो सारे सर्विसेज कस्टमर के घर पे ही जाके हम अवेल कराते हैं और कस्टमर एक फ़ोन कॉल पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से आपका ये कंसेप्ट डिफिकल्ट है, क्या चैलेंजेस आप इसमें फेस करते हैं मैम, जो इसे यूनिक बना रहा है? मैम, ये कंसेप्ट एक्चुअली काफ़ी नया भी है और डिफ़िकल्ट इसलिए है कि क्योंकि इसमें काफ़ी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं और काफ़ी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। उसको एक किट में पैक करके कस्टमर के घर पे जा कर के पहुँचाना, ये अपने आप में ही एक चैलेंजिंग है, मतलब काफ़ी चैलेंजिंग है हमारे लिए। और कस्टमर के घर पे जा कर के सारा वो सर्विसेज को प्रोवाइड करना उनके इन्वायरमेंट में, क्योंकि जब ये काम एक प्रॉपर वर्कशॉप में होती है तो एक फेवरेबल वर्क इन्वायरमेंट वहाँ पे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो सारी चीज़ों को कस्टमर के घर पे जाके प्रोवाइड करना एक नेचुरल इन्वायरमेंट में वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। बट मैम, हमने काफ़ी R&D की इस चीज़ के लिए, इस प्रोसेस को समझा कि किस तरीके से इसको हम लोग घर पे जाके प्रोवाइड कर सकते हैं, और आज हम लोग मैम कर रहे हैं कस्टमर के घर पे जा करके सारा सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं डिटेलिंग का। कार वॉशिंग और डिटेलिंग में आपके क्या यूनिक सर्विसेज हैं जो आप कस्टमर्स को उनके घर पे जाके एक हैसल फ्री वे में प्रोवाइड कर रहे हैं? मैम, अगर हम यूनिक सर्विसेज की बात करें जो काफ़ी अलग है, तो डिटेलिंग का मैक्सिमम 70 to 80% काम हम लोग कस्टमर के घर पे ही जाके प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि कार की बेसिक वॉशिंग्स होती हैं, पेंट प्रोटेक्शन होता है गाड़ी में, और सेरामिक कोटिंग्स होती है, पेंट करेक्शन का काम होता है, ग्लासेस का ट्रीटमेंट होता है, काफ़ी चीज़ें होती है। वो 70 to 80% हम लोग कस्टमर के घर पे ही जाके कवर करते हैं। बट जो रेस्ट 20% काम है जो आज के टाइम में मैम घर पे जा करके करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, उन केसेस में हम लोग कार्स को कस्टमर के घर पे जाके पिकअप करते हैं, अपने क्लाउड गराज में लाते हैं और वहाँ पे जाके सारे सर्विसेज को कंप्लीट करते हैं। मैम विशाल जी, क्या आपको रीज़न लगता है कि ये कंसेप्ट टायर 1 सिटीज़ में देखने को मिलता है, प्रीमियम जो कार वॉशिंग और डिटेलिंग है, लेकिन टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में देखने नहीं मिलता? क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में ऑपरेंट नहीं है? मैम, क्योंकि रिसोर्सेज जो अवेलेबल होती हैं टीयर 1 सिटीज़ में वो काफ़ी इजीली कोई भी अवेल कर पाता है। अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उन्हें इजीली इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, उन्हें कनेक्शंस मिल जाएंगे, उन्हें मेंटरशिप्स मिल जाएंगी। बट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में लोग वेल एजुकेटेड नहीं है, उतना एंटरप्रेन्योरशिप को लेके वेल एजुकेटेड नहीं है कि उसे कोई गाइडेंस दे पाए। जो भी अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है तो उसे गाइडेंस के लिए काफ़ी घूमना पड़ता है। जैसे हम अगर अपनी भी बात करें तो हमें कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया था इनिशियली, हमने खुद से ही सारा रिसर्च किया और जाके अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया। तो ये एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ का, कि एक प्रॉपर एजुकेशन, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल पाता है, और इसीलिए ये स्टार्टअप्स काफ़ी कम हो पा रहे हैं मैम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में। क्योंकि आज के टाइम में सर्विसेज इंडस्ट्री काफ़ी बूम कर रही है इंडिया में कोविड के बाद से, बट ये ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में ही हो रहा है। टीयर 2 टीयर 3 में वही जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ओला उबर, ये सारे दिख रहे हैं, बट छोटी कंपनीज ग्रो नहीं कर रही हैं। मैम, बात करें अगर मेंटोरशिप की, तो मेंटोरशिप आपको कहीं से मिली या आप खुद ही खुद के मेंटोर के तौर पे रहे? मैम, अगर मेंटोरशिप की बात करें तो हम लोग टोटल 4 को फाउंडर्स हैं कंपनी में, और कहीं ना कहीं एक दूसरे का मेंटोरशिप हमने खुद से ही किया। इनिशियली हम लोग कोविड के टाइम में बातें करते थे कि कुछ नया स्टार्ट करना है एक कंपनी को। मतलब चारों शुरुआत से ही दोस्त रहे थे? हाँ मैम, हम लोग स्टार्टिंग से ही दोस्त रहे थे और मिलना जुलना हमेशा से हुआ करता था। बचपन से ही हम लोग सारे कार इंथुजियास्ट थे
और अच्छा लगता था कार के बारे में बात करना। तो कोविड के टाइम में मैम क्या था कि सब लोग का जॉब था और वर्क फ्रॉम होम हम लोग कर रहे थे, और कुछ लोग बाहर पे भी काम करके आए थे तो उनका जॉब छूटा भी था। तो काफ़ी हमारे पास टाइम होता था इवनिंग में डिस्कशंस करने का कि एक बिज़नेस को अगर हम सेटअप करना चाहें तो कैसे करें अपने नेटिव टाउन में। तो एक ये जो हमारा हॉबी था आप बोल सकते हो, या एक इंटरेस्ट था कार्स को लेकर के, ये काफ़ी हमें मदद किया। और कार्स के बारे में बात करते करते एक बिज़नेस निकल करके आया हमारे बीच से, और हमने फिर डोटो को फाउंड किया मैम। तो आपने अपने ही शौक को, अपने ही इंटरेस्ट को एक रोजगार या एम्प्लॉयमेंट के तौर पे कन्वर्ट किया। विशाल जी, हम जानना चाहेंगे कि कब और कैसे ये ख्याल आया कि ऐसा कुछ करना है? गैप आइडेंटिफिकेशन आपको कब हुई? हाँ मैम, जैसा कि हम लोग बचपन से ही शहर में रहते हैं, रांची में भी रहना काफ़ी समय तक हुआ है, और दूसरे छोटे शहर में मेरा घर बेसिकली गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में हुआ, पारसनाथ में। तो छोटे शहरों में मैम ये जो पूरा इकोसिस्टम है कार वॉशिंग और डिटेलिंग का, ये कभी स्ट्रक्चर्ड था ही नहीं। हम लोग बचपन से नोटिस करते आ रहे हैं, या तो ट्रेडिशनल वॉशिंग सेंटर्स है जहाँ पे गाड़ियाँ धुल रही है 200-300 रुपए में, या तो एक प्रॉपर बहुत लग्जरी वर्कशॉप है जहाँ पर पे काम हो रहा है, 50,000 1 लाख के काम हो रहे हैं, एकदम बिल्कुल प्रीमियम कार्स में मर्सिडीज लग रही है, ऑडी लग रही है, BMW लग रही है। तो ना ही कभी मिडिल क्लास फैमिली ने सोचा कि मुझे अपनी गाड़ी में काम करवाना चाहिए डिटेलिंग का, ना उनके दिमाग में कभी ये थॉट आया। कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हाँ, कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा ये महंगा हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ। वो सोच रहे हैं कि उतना महंगा हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके काम करवाएंगे तो शायद बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा मेरे को। तो ये बहुत बड़ा गैप था स्टार्टिंग से ही, और कभी किसी ने इस पर फोकस ही नहीं किया मैम। इसको हमने आइडेंटिफाई किया, और आज हमने जाकर के फिर धीरे से डोटो को स्टार्ट किया। फिर विशाल जी, जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं, आप लोग जो भी चारों फाउंडर्स हैं इंक्लूडिंग आपको, आप लोग अच्छे जॉब में थे, आप खुद MBA की पढ़ाई कर रहे थे। तो ये सारा कुछ एक अच्छा बैकग्राउंड छोड़कर और 350 रुपए में कार धोना शुरू करना, तो ये मतलब किस प्रकार से आपकी जर्नी रही और फैमिली का क्या रिएक्शन रहा था? मैम, अगर जर्नी के बारे में बात करें तो इनिशियली काफ़ी डिफ़िकल्ट था हमारा जर्नी, क्योंकि सारे जॉब्स हम छोड़ करके हमने ये स्टार्टअप की थी। काफ़ी कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट था हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोविड में हम लोग 6 या 8 महीना खाली बैठे हुए थे, और जॉब फिर हमने छोड़ा था स्टार्टअप करने के लिए। तो फंड्स काफ़ी लिमिटेड थे हमारे पास, और हम लोग सारे मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट था हमारे पास। मिडिल क्लास की फैमिली से होकर मिडिल क्लास की ही मदद करने आप बाहर निकले थे, बिल्कुल अपने मैम, जॉब्स को छोड़कर। हाँ, तो हमने फिर जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत फंड्स था अपना पुराना, हमने एक्यूमुलेट करके एक स्टार्ट किया डोटो को। और उसमें ये क्या था मैम कि जो हमारा स्टार्टिंग पैकेज हुआ करता था वो 350 से स्टार्ट करते थे हम लोग, 350 रुपये में गाड़ियाँ धोते थे इनिशियली। हमारा जो पूरा खुद से ही स्टार्ट करा, हाँ, वो हम लोग खुद से ही जाके करते थे। मतलब जो हम लोग 3-4 थे, हम लोग खुद जाते थे, किट में पैक करते थे सारा सामान और खुद से जाके गाड़ियाँ धोते थे। इनिशियली स्टाफ हायर नहीं कर सकते थे मैम, पैसे की कमी थी शुरुआत में बहुत ज़्यादा, और बट सर्विस भी प्रोवाइड करना है आपको टॉप नॉच। तो क्या करते थे हम लोग, 350 रुपये में कस्टमर के घर पे जाते थे, पूरा काम करते थे, एक्स्ट्रा भी करते थे कि कस्टमर को पूरा फुल सेटिस्फैक्शन मिले, और वो हमें फिर से बुलाए, क्योंकि रेफरेंस बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है मैम बिजनेसेस में, कि रेफरेंस वर्ड ऑफ माउथ अगर आपके बिजनेस को मिल रही है तो आपको बिल्कुल वो प्रमोट करेंगे। क्योंकि हमारे पास उतने भी पैसे नहीं थे कि हम लोग जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में एड्स चलाएं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग करें, तो वो उतने फंड्स नहीं थे हमारे पास। तो एक ही हमारे पास तरीका ये बचा था कि हमें रेफरेंस मिले कस्टमर्स का। तो 350 रुपये में हम लोग पूरा गाड़ियों का काम कर रहे हैं, 1000, 1200, 1500 का वो काम 5000 का काम वो 400-500 में हो रहा है। और एक टाइम में ऐसा भी सिचुएशन आया कोविड के फेज़ 2 में कि ऑब्वियस सी बात है मैम, सब लोग घर पे थे, लोग काफ़ी बीमार हुआ करते थे। तो उस टाइम कोविड के टाइम में कोई भी सर्विस अपनी कार का करवाना प्रेफर ही नहीं करेगा। क्यों करेगा? उससे बाहर भी नहीं जाना है, घर पे रहना है, लोग अपने फैमिलीज को लेकर के ज़्यादा परेशान हैं। तो हमारा बिजनेस सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, और टीम हम लोग जितने भी लोग थे, पैसा का काफ़ी स्कार्सिटी। फैमिली का किस प्रकार का रिएक्शन रहा उस दौरान कि कैसे, मतलब क्या कर रहे हो, अच्छा खासा जॉब पढ़ाई छोड़कर गाड़ियाँ धो रहे हो, कैसे आपने, मतलब क्या रिएक्शन था, कैसे उसको आपने लिया? मैम, फैमिली तो फुल एस्टॉनिश्ड थे वो लोग हम लोग से कि ये लोग इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ाई करके, मेरा स्कूलिंग सैनिक स्कूल तिलैया से हुआ है, मेरे भैया का भी स्कूलिंग सैनिक स्कूल तिलैया से ही हुआ है, हम लोग दोनों सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। वो MBA किए हुए हैं, मैं MBA की प्रिपरेशन कर रहा था। अब जब ये बात हमने फैमिली में रखा कि हम लोग कार वॉशिंग करना चाहते हैं, तो वो तो काफ़ी परेशान हो गए, मतलब कि ये क्या करना चाहते हैं बच्चे। ऑब्वियसली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, बट इतना भी नहीं कि जाके गाड़ी धोई किसी का घर पे। तो वो मतलब एक्सेप्टेंस तो मैम बिल्कुल भी नहीं था। और कई बार आपको हॉस्पिटल्स के भी कार्स, डेथ बॉडीज कैरी की हुई हाँ, एक ऐसा भी सिचुएशन हमारे पास आया था फेज़ 2 में कोविड का, कि रिम्स से हमारे पास बुकिंग्स आते थे, वहाँ पे काफ़ी डॉक्टर्स हुआ करते थे।
तो ऐसा भी सिचुएशन आया कि क्योंकि पैसे का स्कार्सिटी हमारे पास होता था तो हम लोग जाके बुकिंग्स करते थे, और ऐसा भी एक आया था कि डेड बॉडीज़ निकल रहे हैं रीम्स से, हॉस्पिटल से, और हम लोग यहाँ साइड में काम कर रहे हैं, बगल में डेड बॉडीज़ पार हो रही है और हम लोग गाड़ियाँ धो रहे हैं 350 रुपये में। ऐसा भी सिचुएशन फैमिली में का देखा था। रिएक्शन जो एक्सेप्टेंस नहीं था, किस प्रकार से आपने वो परसिस्टेंसी बनाई रखी आगे बढ़ने के लिए? मैम बस ये एक दृढ़ निश्चय था मन में कि अब अपने इस स्टार्टअप को हमने अगर ठाना है कुछ करने का तो इसको अब करना ही है, क्योंकि हमने अपना बैकग्राउंड पीछे छोड़ करके हम आए थे, अपना जॉब्स छोड़ करके हम लोग आए थे। और जब आप किसी चीज़ को पकड़ के थोड़ा आगे बढ़ जाते हो तो फिर ये हो जाता है कि आप तुरंत पीछे हट भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप लगातार किसी चीज़ में आप लगे हुए हो। तो अब हम लोग इस सिचुएशन में थे कि अब तो हमने स्टार्ट कर दिया है डोटो को और अब हम लोग काम कर रहे हैं, तो अब इसी पे परसिस्टेंस होकर हमने काम किया। फिर सिचुएशन धीरे धीरे करके बेटर भी हुई कोविड के बाद, और फिर आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो कार्स का शौक आपको पहले से ही था और कार्स के शौक को आपने एक रोजगार में तब्दील करा अपने लिए। महंगी सर्विसेज जो यूजुअली एलिट क्लास के लोग ही ले पा रहे हैं या एफोर्ड कर पा रहे हैं, उन महंगी सर्विसेज को आपने मिडिल क्लास फैमिलीज तक पहुंचाया, और वो भी बहुत बजट फ्रेंडली रेट्स में। तो ये आप किस प्रकार से कर पाए या कर पा रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। मैम इसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी डिटेलिंग की सर्विसेज होती हैं, आज से 5 साल या फिर 10 साल पहले तक ये एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट हुआ करता था। Tier 1 सिटीज, हाँ, Tier 1 सिटीज़ में। Tier 2 Tier 3 में तो था ही नहीं, मतलब ना के बराबर थे, इवन वर्कशॉप्स भी बहुत कम थे। तो वो इतना ज़्यादा प्रीमियम उनका सर्विसेज होता था कि वहाँ पे तो कोई इंटर ही नहीं करता था सर्विसेज करवाने के लिए। तो हमारा क्या हुआ कि हमने क्लाउड गराज डाला रांची में ही, एक ऐसा वर्क स्पेस हमने बनाया कि जहाँ पे हम लोग गाड़ियों का सारा काम तो कर सकते हैं, बट उसको बिल्ड करने में हमारा ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बेसिक रिसोर्सेस, बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं। चाचा एकदम बेसिक लेवल के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इससे हमने लगभग खर्च को कट करके 70 to 80% हमने एक्सपेंसेस को कट किया, और हम लोग अपने क्लाउड गराज में काम कर रहे हैं और सेम लेवल का रिजल्ट हम लोग ला पा रहे हैं। तो आप क्लाउड गैरेज के सिस्टम में काम कर रहे हैं, और उन सभी हेवी इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपैक्ट बनाकर एक कस्टमर के डोर स्टेप पर ले जाकर उनको फीजिबल वे में सर्व करना, ये आप किस प्रकार से कर पा रहे हैं, उन सभी इक्विपमेंट्स को हैंडी और कंपैक्ट बनाकर उसके घर तक ले जाना? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सारे जो टूल्स हमारे होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, हमने सिलेक्शन कुछ इस प्रकार किया कि वो स्मॉल इन साइज हो, इफिशिएंट हो, और एक किट में, हाँ, पोर्टेबल हो, उनको एक किट में पैक किया जा सके। तो ये हमने शुरुआत में जो रिसर्च किया मैम, हमने पहला अपना किट भी बनाया। इनिशियली वो काफ़ी डिफिकल्ट था हमारे लिए, उसको पैक करना और कस्टमर के घर पे जा करके काम करना, वो काफ़ी हैवी हो जाता था, कुछ भारी हो गया है, वो अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि किट एक बेसिक लेवल का किट था, इतना बड़ा एक बैग हुआ करता था हमारा, उस पर सारा सामान हम लोग डालते थे। तो इनिशियली रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आपने काफी करा इस बीच। हाँ, तो हाँ। किस प्रकार से वो रिसर्च हुआ, वो भी हम जानना चाहेंगे। मैम रिसर्च तो हमने इनिशियली जब हम लोग कंपनी स्टैब्लिश कर रहे थे तो हमने काफ़ी कंपनीज को रीड भी की जो Tier 1 सिटीज़ में काम कर रहे हैं डोर स्टेप वॉशिंग के लिए और डिटेलिंग के लिए। हाँ, और डिटेलिंग के लिए मैम काफ़ी कंपनीज इवन Tier 1 सिटीज़ में आज भी हैं, क्योंकि डिटेलिंग में कोई फोकस नहीं कर पाता, उसको डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा है घर पे लाके करना। आप ऐसे बोल सकते हो कि डोटो आज भी एक यूनिक कंपनी है पूरे इंडिया में जो डिटेलिंग को कस्टमर के घर पे ले जाना चाह रहा है। वो वैसे बहुत कंपनीज हैं इवन Tier 1 सिटीज़ में तो भी। रिसर्च आपने किस प्रकार से कैरी करा अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले? और मैम हमने उन कंपनीज़ के बारे में रीड की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे हमने पढ़ा, विकीपीडिया पे पढ़ा, और जितने भी जो कंपनीज़ होते हैं उनके कस्टमर्स से हमने बात की कि आप अगर Tier 1 सिटीज़ में आप अगर सर्विस प्रोवाइड जैसे ले रहे हो, जैसे जिक्सटो नाम की एक कंपनी है, गो मैकेनिक नाम की एक कंपनी है, वो लोग किस तरीके से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उनके कस्टमर से हमने बात की। इवन अपने होम टाउन में भी, रांची में भी, हमने कस्टमर्स के घर जा करके पूछा कि सर क्या कोई अगर ऐसा सर्विसेज लाया जाए मार्केट में कि जो आपके घर पे ही आपकी कार की प्रोटेक्शन हो जाए, आप उसके हाइजीन को हम मेंटेन कर दें, उसको वेल मेंटेन्ड पॉलिश अगर हम प्रोवाइड करें, तो क्या आपके लिए फीजिबल होगा अगर हम अफोर्डेबल रेट में हम इसको लाएँ तो काफ़ी कस्टमर का ये रिस्पॉन्स था कि ये बहुत ज़्यादा नेसेसिटी सर्विस है और ये बिल्कुल होना चाहिए। तो हमें काफ़ी बेहतरीन फीडबैक मिला। इवन हमने गूगल फॉर्म्स के थ्रू भी सर्वे किया छोटा सा, जिसमें हम लोग लगभग 500 to 1000 लोगों से गूगल फॉर्म्स भरवाया, जितने अपने फ्रेंड सर्कल में है, अपने रिलेटिव से वो भरवाया, और उनसे हमने देखा कि उनको इस तरह की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कस्टमर्स के साइड से तो आपने R&D करा, लेकिन अगर बात करें आपके जो हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स हैं उनको पोर्टेबल रखना, तो उनको पोर्टेबल इक्विपमेंट्स में रखने के लिए ये R&D आपने किस प्रकार से करी?
मैम हमने सबसे पहले जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो वो डिटेलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसका हमने एक लिस्ट प्रिपेयर किया, एक लंबा सा लिस्ट बनाया, और हमने देखा कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसमें मुझे डेली जो मेरे डेली वॉशिंग के काम है या फिर जो डिटेलिंग के काम है वो एकदम नेसेसिटी है, हमारे लिए एसेंशियल है, जिसको मुझे रखना ही पड़ेगा अपने पास। तो सबसे पहले हमने साइज़ देखा सारे इक्विपमेंट्स का, फिर हमने सारे इक्विपमेंट्स में से कुछ को मंगाया अपने पास, वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट का छोटा सा पार्ट था, ट्राई किया खुद से यूज़ करके कि क्या ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर हमने जब ट्राई किया तो हमने देखा कि ये काम नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए वर्क कर रहा है। पोर्टेबल इक्विपमेंट्स का नॉलेज कहाँ से आया, क्योंकि शुरुआती पढ़ाई तो आपकी इस सेक्टर में थी नहीं। बिल्कुल तो नहीं इतना मैम। सब कुछ नॉलेज हासिल करना, इन पोर्टेबल इक्विपमेंट्स का नॉलेज हासिल करना जिस पे किसी का फोकस नहीं था, ये सारा कुछ नॉलेज किस प्रकार से? मैम इसमें हमें लगभग 7 से 8 महीने लग गए कंपनी स्टार्ट करने में, R&D में। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था, इसमें हम लोग 4 लोग दिन रात लगे हुए थे कि इसको कैसे करना है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बारीक से जाके हमने देखा कि एक अगर वैक्यूम क्लीनर भी होता है तो किस साइज का वैक्यूम क्लीनर हम रखेंगे कि जो कस्टमर का काम भी हो जाए और पोर्टेबल भी हो। हाँ, और पोर्टेबल भी हो। इवन हमें स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई मैम, हमारा काफ़ी सारा ऐसा इक्विपमेंट था जो काम नहीं करता था, जो सही से काम नहीं करता था, वो काफ़ी छोटा होता था साइज में, तो वो काम नहीं आ रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए। वो पर्सनल यूज़ के लिए सही है, बट जब आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हो उसको तो वो एकदम फेल हो जा रहा है। तो फिर धीरे धीरे सीखते रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्या आउटकम्स निकल कर आए और आपने उनको कैसे इस्तेमाल किया अपने स्टार्टअप में? मैम आउटकम्स तो ये निकल के आए कि फिर हमने एक किट प्रिपेयर किया, एक हमने किट बनाया अपने लिए, जो कि आज के टाइम में बहुत प्रोफेशनल लगता है देखने में भी। उसमें सारे जो इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं उसके लिए पॉकेट्स हमने डिज़ाइन किया, वो सारे पॉकेट्स में सारे हमारे इक्विपमेंट सेट हो जाते हैं। वो ईजिली एक बाइक में उसको रखा जा सकता है और 2 जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उसको लेकर के किसी भी लोकेशन पे जा भी सकते हैं। तो वो इस लेवल तक हम पहुंच गए हैं कि जो किट का ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी इजी हो जाए, वो फीजिबल हो जाए और वो उसको अच्छे तरीके से स्केलेबिलिटी भी किया जा सके। क्योंकि आप अगर आपकी किट ही सही से काम नहीं कर रही है तो आप उसको अपने दूसरों को सिखाओगे कैसे कि उसको कैसे बिल्ड करना है। तो वहाँ तक हम पहुँच गए। शुरुआती दौर में आपने एक जो किट अपने लिए स्टार्टअप के लिए बनाई थी वो उतनी ज़्यादा हैंडी और पोर्टेबल नहीं थी। बिल्कुल जैसा कि मैम, हम समझ पा रहे हैं आपकी हाँ बातों हाँ, से। वो कम और इफिशिएंट फिर थे मैम, वो काफ़ी कम रिसर्च एंड इफिशिएंट थी। डेवलपमेंट के बाद आपने उसको और पोर्टेबल बनाया ताकि 2 एग्जीक्यूटिव स्कूटी पर उसको लेकर जा सके। हाँ मैम, किसी भी 2 व्हीलर पे लेकर जा सके। विशाल जी, एक बात बताइए कि जहां आप इन इक्विपमेंट्स को कस्टमर की सर्विस के लिए ले जाने के लिए कार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे आप 2 व्हीलर क्यों प्रेफर करते हैं? मैम हम लोग तो बिल्कुल किसी भी 4 व्हीलर कार्स का या फिर टोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको ले जाने के लिए। हमने वो एक बार सोचा भी था कि शायद ये ऑप्शन हम रख सकते हैं, बट ये हमने आइडेंटिफाई किया कि जैसे कि आप इंडिया के रोड्स देख रहे हैं, गली पे भी घर होता है, गली कुचाली पे भी जाके आपको काम करना है, पतली पतली गलियां होती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर 25 to 30 kg का जो हमारा किट होता है उसके लिए एक हम 4 व्हीलर पे लेकर के उसको ट्रांसपोर्टेशन हम रखें उसका, तो हमारा बिना रीज़न का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ये प्रोसेस हैसल फ्री नहीं हो पाएगा। तो अभी आपका 25-30 kg का वेट हाँ, होता है 30 kg के आसपास का, हाँ, इक्विपमेंट्स का वो वेट हमारा होता है और उसको हम लोग इजीली बाइक या स्कूटी में सेट कर सकते हैं ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी हो जाए, टाइम काफ़ी बचे। अब अभी हम 45 मिनट्स to 60 मिनट में अपने लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, डिजाइड लोकेशन पे, बट अगर कार हो, 4 व्हीलर हो तो फिर तो हमें पहुंचने में ही 2-2.5 घंटा लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टाइम का काफ़ी वेस्टेज होगा और खास करके आफ्टरनून के टाइम में तो और टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। आप जान रहे हैं मैम कि अपने अभी क्या स्टेट है अपना विशाल जी, राज्य का। किसी भी कंसेप्ट को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करने से पहले लोगों के काफी व्यू पॉइंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इससे पहले कि लोग आपके कंसेप्ट को समझे और उसे यूज करने के लिए एक्सेप्ट करें। तो क्या आपने भी ऐसे कुछ व्यू पॉइंट चैलेंजेस को फेस करा? मैम व्यू पॉइंट्स का डिफरेंसेस तो बिल्कुल हमें मिला सोसाइटी के साइड से। इवन हमारे किस प्रकार के व्यू पॉइंट चैलेंजेस? मैम हमारे जो फ्रेंड्स थे वो आज के टाइम में कोई कहीं जॉब कर रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में, अच्छा पैकेजेस है उनका, तो इवन वो भी हमें बोलते थे कि क्या कर रहे हो भाई, गाड़ी धो रहे हो वहाँ जाके घर पे कस्टमर का, ये ऐसे तो कब तक आगे बढ़ पाओगे, कितना टाइम लगेगा। जो हमारे जो फैमिलीज़ हुआ करते थे घर पे, फैमिली भी घर पे यही बोलते थे कि बच्चे घर पे जाके गाड़ियाँ धो रहे हैं, पता नहीं स्टार्टअप के नाम पे क्या कर रहे हैं। और जबकि उनको ये रियलाइजेशन नहीं था कि आप इसी में एक यूनिक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो कि जिस पे किसी का फोकस नहीं गया था। मैम जैसा कि आप जानते हैं पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं, बट उनका क्या होता है कि अगर बच्चे कुछ काम कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियल टर्म्स में कितना कमा रहे हैं। बट स्टार्टअप का एक बेसिक सा रूल होता है कि आपको परसिस्टेंस रखना पड़ेगा, इनिशियली आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो जो भी व्यू पॉइंट चैलेंजेस आपको लोगों के फेस हुए, उन व्यू पॉइंट चैलेंजेस को आपने किस प्रकार से ओवरकम करा या टैकल करा? मैम हम लोग परसिस्टेंस था हमारे अंदर, हम लोग रेगुलरली अपने काम पे लगे रहे। मैम सिचुएशन तो बहुत खराब आई, ऐसा भी सिचुएशन हमारे पास आया कि कंपनी को शायद शट डाउन करना पड़े, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया पूरा, हमारे पास अमाउंट एकदम खत्म हो गया,
टीम जो हमारे स्टाफ हुआ करते थे तो क्योंकि हम लोग टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते थे तो स्टाफ भी छोड़ करके हमारे चले गए सारे। इंटीग्रल टीम थे हमारे 3-4 लोग, वो बस बचे साथ में। आपके को फाउंडर्स फेज 2 में तो फिर सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब था कि एकदम अब कस्टमर नहीं है आपके पास, बुकिंग्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, कोई काम करने वाला बंदा नहीं है, तो फिर काम कैसे करेगी और कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी? हाल में भी क्या आप कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने स्टार्टअप को रन करने के लिए जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? मैम फ़िलहाल तो पहले से हम लोग काफ़ी बेटर सिचुएशन में हैं अभी। डायरेक्टली लगभग अराउंड 15 स्टाफ हमारे अंडर अभी काम करते हैं और इनडायरेक्टली भी 5-6 लोग हैं जो हमारी मतलब कंपनी। कुल मिलाकर कितने लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं? 21-22 लोग हैं मैम। हाँ, एम्प्लॉयमेंट है जो हम लोग से जुड़े हुए हैं। 15 तो डायरेक्टली कंपनी के और उन अंडर लोगों काम के कर रहे साथ हैं। आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से होता है, जो भी लोग आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक अर्न कर रहे हैं? मैम मोस्ट ऑफ द जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो सैलरी बेसिस पे ही काम करते हैं। उनका जो उनकी हायरिंग प्रोसेस होती है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है और उनके जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उनके आधार पे हम लोग उनको सिलेक्ट करते हैं और उनका अगर एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल डिटेलिंग इंडस्ट्री में कुछ है तो उनका सैलरी उस हिसाब से ज़्यादा होता है या कम होता है। तो सैलरी बेसिस पे ही हम सारे स्टाफ्स को हायर करते हैं। डोर टू सर्विसेज नाम काफ़ी यूनिक लग रहा है, क्या सोच या कंसेप्ट रही इस नाम को रखने के पीछे की? मैम हम जब अपनी कंपनी का फाउंडेशन हम कर रहे थे और बात तो हम ये कर रहे थे कि कैसे इसका नाम रखना है, तो हमारे दिमाग में ये था कि कुछ ऐसा रखा जाए कि थोड़ा नाम कॉम्पैक्ट हो, शॉर्ट हो, कंपनी को रिप्रेजेंट करे, कुछ ऐसा नाम हो। तो क्योंकि हमारा जो मेन आइडियोलॉजी है कंपनी का कि घर पे जाके काम करना है, डिजायर्ड लोकेशन पे जाके काम करना है और वो प्रीमियम डिटेलिंग सर्विसेज देना जो टायर 1 सिटीज में अवेलेबल है लेकिन टियर 2 टियर 3 में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो वो सर्विसेज को घर पे जाके देना, यहाँ से हमारा एक टैगलाइन हमने निकाला डोटो को और फिर डोटो सर्विसेज हमने फाउंडेशन की। टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स आपके कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है? मैम टारगेट ऑडियंस तो आप बोल सकते हो कि आज के टाइम में जितने भी कार ओनर्स हैं, अगर आप फ्रॉम स्मॉल कार ओनर्स टू प्रीमियम लग्जरी कार ओनर्स, जितने भी, अगर मर्सिडीज भी आप रखे हो या वैगन आर भी आप रखे हो, तो हमारे तो सारे ही टारगेट ऑडियंस हैं। क्योंकि हमारा सर्विस 350 से स्टार्ट होकर के आज के टाइम में 1 लाख तक भी जाता है एक सर्विस। तो हम लोग तो, हमारा मेन ये टारगेट है कि जो मिडिल क्लास फैमिली के जो कार ओनर्स हैं वो तो बिल्कुल इस चीज़ को समझें कि कार डिटेलिंग क्या होती है और वो बिल्कुल इनिशिएटिव लें अपनी गाड़ी के बारे में डिटेलिंग करवाने के लिए और एजुकेट हों कि ये प्रोसेस पूरा कैसे होता है और ये कैसे बेनिफिशियल है उनके लिए, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। विशाल जी, टायर 1 सिटीज में तो नॉर्मली हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक सेटअप रहता है इस पूरे कार के शोरूम का या कार सर्विसेज के शोरूम का, जिसमें काफ़ी हैवी चार्जेस लेते हैं वो लोग कार डिटेलिंग सर्विसेज के लिए। तो वही जब आप क्लाउड गैरेज के सिस्टम में काम कर रहे हैं और डोर पे उनके जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मार्केट रेट से कितना मतलब कम पे आप मिडिल क्लास फैमिलीज को ये सर्विसेज, सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपने इस यूनिक कंसेप्ट के थ्रू? मैम जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो इनोवेशंस है और जो हमारी यूनिकनेस है वो डोर स्टेप सर्विस है और क्लाउड गराज है, दो हमारा यूनिकनेस है। तो जैसे ही हम डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करते हैं कोई भी डिटेलिंग का, तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट होता है वो हमारा डायरेक्ट कट हो जाता है। वो डायरेक्ट कट होता है तो वो एक बहुत बड़ा हमें मार्जिन मिलता है कि जिसका बेनिफिट हम कस्टमर को देना चाहते हैं। और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर एक कस्टमर ये चाहेगा और हर एक कॉमन मैन यही चाहेगा कि मेरी गाड़ी मुझे अच्छे से वेल मेंटेन्ड कंडीशन पे मिले, अच्छे से गाड़ी में काम होकर के मुझे मिले। वो ये नहीं चाहेगा कि मुझे एक प्रीमियम लग्जरी वर्कशॉप में गाड़ी डालो, वहाँ पे फैंसी लाइट्स हो, फैंसी टीवीज लगे हो, एलईडीज लगे हो, वहाँ पे जाके मैं काम करवाऊँ और 10x प्राइस पे करके आऊँ। वो तो कोई भी नहीं चाहेगा। काम एंड ऑफ द डे उन्हें अच्छा होकर के मिलना चाहिए। कौन कौन सी यूनिक सर्विसेज हैं आपके इस कंसेप्ट में जो आप कस्टमर्स को दे रहे हैं फिलहाल, और उसके अलावा कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप किस प्रकार से इंश्योर करते हैं? मैम यूनिक सर्विसेज हमारा ये है कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सेरामिक कोटिंग को कस्टमर के घर पे जाके कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आज से पहले स्पेस चाहिए होता है या लिमिटेड एक फ्लैट के मैम हम लोग ये कार पार्किंग में भी कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी कार पार्किंग में कर सकते हैं। बस कार का डोर ओपन होना चाहिए और कार शेडेड एरिया में पार्क होना चाहिए। हम लोग DIY किट्स यूज करते हैं जो कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है, इवन कस्टमर के घर के पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। और उसके लिए हमें कोई भी ऐसा फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन नहीं चाहिए। जो बड़े बड़े वर्कशॉप्स क्लेम करते हैं कि हमें एक फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन चाहिए, उसी पे ही हम कोटिंग करेंगे। हमने वो ब्रेक थ्रू किया है पूरा इस कॉन्सेप्ट को
और हम कस्टमर के घर पे जाके उनके ही नेचुरल एनवायरनमेंट कंडीशन में पूरा काम करते हैं। और बस हमें स्पेस चाहिए थोड़ा सा डोर्स ओपन होने का, और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का कनेक्शन चाहिए 15 मीटर्स के रेंज में। बाकी हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। विशाल जी, किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो क्या आपका स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड मोड में है या इन्वेस्टमेंट बेस्ड है? मैम हमारा स्टार्टअप फुल्ली बूटस्ट्रैप्ड है, और हमारा ये प्लान भी है कि हम लोग इसको अभी बूटस्ट्रैप्ड ही रखेंगे लंबे टाइम तक, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि फुल स्टार्टअप को हम लोग ऑर्गेनिकली ही ग्रो करें। ऐसा नहीं कि कुछ पैसा उठा करके एक बार अचानक से स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया और फिर जल्दी जल्दी एक्सपेंशन करने लगा, फिर पूरा कंट्रोल ही हेवायर हो गया और पूरा। इन्वेस्टर्स के हाँ, लायबिलिटी आ जाता है। हाँ, एक लायबिलिटी भी आ गया मैम। और अगर आप ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टमेंट लेते हो इन्वेस्टर से, तो आप एक्सपेंशन का सोचोगे बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि उनका भी प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो आप जब स्केल करोगे जल्दी जल्दी, तो फिर उसमें कंट्रोल आपका मैम खत्म हो जाएगा। और एक ऑर्गेनिक वे जो है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने वो पूरा एक बिल्कुल खत्म होगा। और फिर जो क्वालिटी है जिसके नाम पे डोटो सर्विसेज आज फेमस है पूरी रांची में, वो क्वालिटी मैम ड्रॉप हो फिलहाल जाएगा। रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स आप कौन कौन से यूज कर रहे हैं? मैम रेवेन्यू जनरेशन मॉडल हमारा है जैसे कि जो सिरेमिक कोटिंग्स है हमारी, पीपीएफ है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स है, सर्विस बेस्ड है। सर्विस बेस्ड है पूरा हमारा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल सर्विस बेस्ड ही है मैम। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन अगले 5 से 10 सालों में आपका क्या है? मैम हम लोग सारे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को जो हमारे अगल बगल का, जैसे जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, इवन यूपी और बिहार के सिटीज़ भी, पटना हो गया, वाराणसी हो गया, हम लोग सबको धीरे धीरे करके टारगेट करना चाहते हैं पहले अगल बगल स्टेट्स को, और सेम क्वालिटी का सर्विसेज हम लोग उन स्टेट्स के सिटीज़ में भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। हमारा ये 5 ईयर्स का गोल है, और 10 ईयर्स में मैम अगर हम लोग सही से काम किए और पैन इंडिया में एक्सपेंशन करने का हमें मौका मिला, तो हम लोग बिल्कुल टारगेट करेंगे पैन इंडिया के टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को। कोई भी अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई भी न्यू पर्सन किसी एक मास लेवल जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी यूनिक या इनोवेटिव आइडिया के साथ एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? मैम इसका मैं आंसर इस तरीके से देना चाहूँगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक काफ़ी संघर्ष वाली जर्नी है। आपको स्टार्टिंग से लेके अंत तक काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो अपने सिटी में या फिर अपने लोकेलिटी में, तो सबसे पहले तो आपको आइडिया पे काम करना पड़ेगा कि क्या आइडिया आप एग्जैक्टली जो आप करना चाहते हो वो क्या कस्टमर की नीड है। आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। और अगर आपने आइडिया आइडेंटिफाई किया है, तो दूसरा फेज है एग्जीक्यूशन आपको सही तरीके से करना, एक प्रॉपर टीम बिल्ड करना आपको अपने स्टार्टअप के लिए, जो सेम थॉट प्रोसेस रखते हैं। आपने इनिशियली 4 लोगों को बिल्ड किया। हाँ, और जो रिस्क ले सकते हैं आपके साथ, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि आइडिएशन फेज और सही तरीके से एग्जीक्यूशन विद प्रॉपर एंड ट्रस्टवर्दी टीम, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए। बिल्कुल मैम। विशाल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।